तो याद कर लो, कुल मिला के कहने का मतलब है ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम सबको याद होना चाहिए। आज आपको पढ़ना है गतिक विद्युत वाहक बल, और इसको ठीक से हम लोग पढ़ेंगे। चलो भाई, हेडिंग बनाओ आप लोग, और फिगर बना रहने देते हैं, अलग से बना के समझा देते हैं, ठीक है ना। थोड़ा बड़ा भी कर दें ताकि आपको बढ़िया समझ में आए। ये बहुत भयानक है। चलो ध्यान से समझना बेटा, हम लोग क्या ज्ञात करने वाले हैं, गतिक विद्युत वाहक बल। इसका कंसेप्ट समझिएगा। हम लोग के पास कोई चालक तार या फिर कोई क्षण होगा, और उसको हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र, वो चुंबकीय क्षेत्र में गति कराएंगे। क्या कराएंगे, चुंबकीय क्षेत्र में गति कराएंगे, और चुंबकीय क्षेत्र में गति कराने के कारण इस चालक तार या फिर क्षण के सिरों के बीच एक विद्युत वाहक बल अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो उस विद्युत वाहक बल को हम लोग क्या बोलेंगे, गतिक विद्युत वाहक बल। बात समझ में आ रही है। चलो ध्यान देना बेटा, नए पेज पे समझ लो। ये मैं पूरा एक्सप्लेनेशन आपको समझा दे, ऐसे इस तरीके से। ये है क्या बेटा, तो आप बताओगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है ये, और उसकी डायरेक्शन बताओ बेटा आप। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन देखिए क्या, किधर की ओर, बस अंदर की ओर। अंदर की ओर तो ऐसे भी हो सकता है, तिरछा, लंबवत बोलना है। बात समझ में आ रही है। क्योंकि जब तीर आपकी ओर से जाएगा और लंबवत नहीं रहेगा तो आपको केवल पंख नहीं दिखेगा, पूरा तीर भी दिख सकता है। एकदम लंबवत जाएगा तब आपको केवल तीर के पीछे का हिस्सा दिखेगा, और वो कैसा होगा, क्रॉस। तो याद रखना है कि लंबवत अंदर की ओर। क्लियर है, ओके। अब इसमें कोई चालक तार आपने रखा है इस प्रकार से मान लीजिए, या फिर कोई क्षण है, ये जहां नहीं समझ में आएगा बताना, ठीक है। और इस चालक तार को आप क्या करा रहे हो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत डायरेक्शन में बी वेग से गति करा रहे हो। बात समझ में आ रही है। चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन अंदर की ओर, और वेग की डायरेक्शन इधर की ओर। बात समझ में आ रही है। और चालक को ऐसे आप गति करा रहे हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वो क्या कर रहा है, गतिशील है। कितने वेग से बेटा, v वेग से। यहां तक की बात क्लियर है। अब ये चालक है, और चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात समझ में आ रही है। अच्छा, मुक्त इलेक्ट्रॉन, दोनों कॉन्सेप्ट समझना बेटा। इसमें जो परमाणु होंगे, परमाणु से कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ होगा, बात समझ में आ रही है, तो परमाणु धनावेशित हो गया होगा। बात समझ में आ रही है। उसको क्या बोलेंगे, स्थिर धन आयन। ये परमाणु जो होगा बेटा अब क्या होगा, स्थिर होगा, और स्थिर के साथ साथ क्या होगा, ये धन आयन, यानी कि इस पर धनावेश होगा। और ये क्या है बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। कुल मिलाकर चालक के भीतर दो प्रकार के आवेश होंगे। एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा जिस पर माइनस चार्ज होगा। बात समझ में आ रही है। ये गतिशील है, ये गतिशील है कि नहीं है, मुक्त है, ये गतिशील है। और ये क्या है बेटा, स्थिर है, ये चल नहीं सकता, इस पर बल लगेगा तब भी नहीं चल सकता। तो हमको देखना कौन सा है, जो चल सकता है। बात समझ में आ रही है। वैसे अगर हम लोग देखें तो आप कहोगे कि सर जब चालक चल रहा है, बात समझ में आ रही है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत बी वेग से चालक ऐसे गतिशील है। इसका मतलब है इसके भीतर जो ऋणावेश होंगे वो भी क्या होंगे, बी वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील होंगे। और जो धन आवेश होगा, स्थिर धन आयन, वो भी क्या होगा, बी वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत डायरेक्शन में गतिशील होगा। बात समझ में आ रही है। तो आपने पढ़ रखा है लॉरेंज बल। क्या बेटा, लॉरेंज बल। लॉरेंज बल में आपने क्या पढ़ा, कोई आवेशित कण है बेटा जिस पर कितना आवेश है, क्यू आवेश। और अगर वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बी वेग से, कितने वेग से बेटा, बी वेग से क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता हुआ गति कर रहा है, तो उस आवेशित कण पर लगने वाला जो बल होगा, मैग्नेटिक फोर्स Fm, वो Q V
v साइन थीटा के बराबर होगा। ऐसा ही तो बताया गया। बात समझ में आ रही? क्यों क्या होगा? आवेशित कण का आवेश, v क्या होगा? उसकी वेग, और ये v क्या होगा? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, थीटा क्या होगा? वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच की कोण। यहां तक की बात समझ में आई? इसका मतलब इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर एक बल लग रहा होगा, क्योंकि वो भी गतिशील, चालक गतिशील है, इसका मतलब v वेग से मुक्त इलेक्ट्रॉन भी गतिशील है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ कितना कोण बना रहा है? 90 डिग्री। तो थीटा का मान कितना रखेंगे? क्योंकि क्षेत्र की डायरेक्शन अंदर की ओर और वेग की डायरेक्शन इधर की ओर, तो इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री। तो कुल मिला के जो इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहा होगा Fm, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर माइनस ई, क्योंकि उस पर आवेश का मान कितना है? माइनस ई ना। अच्छा, माइनस ई, और वेग v, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र v, और साइन 90 डिग्री का मान 1, इतना बल लग रहा होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ऐसे ये, तो इस पर बल लग रहा है Fm। अच्छा, इसकी डायरेक्शन बताओ बेटा सब लोग। ये जो मैग्नेटिक, आपको नहीं बताना है, आप पढ़ चुकी हो, है ना? ये जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, किस पर लग रहा है? मुक्त इलेक्ट्रॉन पर। उसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्योंकि बिना दिशा, बताओ बेटा बताओ। किसके? हाँ, अंदर की ओर। हाँ, बेग इधर की ओर, दोनों के बीच से बल होगा। आप समांतर चतुर्भुज का नियम लगा रहे हो शायद, है ना? और आप भूल गए हो कि समान भौतिक राशियों को ही जोड़ा घटाया जाता है, जिनके मात्रक क्या हो और विमा क्या हो, समान हो। ये वेग है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इनके मात्रक समान होंगे, और बल के साथ कैसे जोड़ दोगे? आप तो एकदम चले गए पता नहीं कहाँ। आप बताओ भैया। लंबवत ऊपर की ओर, ये कुछ पहुंच रहा है, यह हुआ घुमावा जाए, है ना? चलो घुमा दिया। एक पेन लाना बेटा। ये ध्यान देना, ये किसकी डायरेक्शन है? तो चुंबकीय क्षेत्र की, अंदर की ओर। वेग की डायरेक्शन इधर की, है ना? पहले वेक्टर पर दाहिने हाथ रखते थे, दूसरे वेक्टर की ओर घुमाते थे। तो आपने कहा कि यह हुए इधर की ओर घुमावा जाए, और अंगूठा किधर की ओर है बेटा? ऊपर की ओर। तो इस पर बल किधर की ओर लगेगा? ऊपर की ओर Fm लगेगा। और जितने लोग ये बता रहे हैं वो सबसे नालायक बच्चे हैं। हाँ, क्योंकि मैंने कहा है कि एग्जाम में आप क्या गलती कर सकते हो, और वही गलती आप कर रहे हो। इस फार्मूले को लिखो ठीक से वेक्टर फॉर्म में। तो आप बताओगे सर F वेक्टर Fm इज इक्वल टू Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V, यही तो होगा। पहले वेक्टर पर दाहिना हाथ रखेंगे, दूसरे वेक्टर की ओर घुमाएंगे, अंगूठा बताएगा वेक्टर F की डायरेक्शन। तो सही तो थे आप लोग, गलत कहाँ थे? है ना? गलत थे भाई, क्यों नहीं मान रहे हो? देखो क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। याद आया कुछ? हो गया ना विपरीत? बस यही गलती करोगे आप एग्जाम में भी। बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी कि ऑप्शनल क्वेश्चन आया बस देखिए इधर ही तो घुमाओ रहा, गड़बड़ा दी। ठीक है, और एक चीज समझना, इसको दो तरीके से समझ सकते हो। माइनस है, इसका मतलब विपरीत वेक्टर होगा वेक्टर F, है ना? जो आप डायरेक्शन प्राप्त करो उसके विपरीत होगा। एक तरीका और है समझने का, आप सब जानते हो, क्योंकि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर V बराबर होता है माइनस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर A, यही तो आपको पढ़ाया गया। तो जहां पे बेटा माइनस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V लिखा है, उल्टा कर दो, प्लस में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी इसी को आप क्या लिख सकते हो? ऐसे, इसी को आप लिख सकते हो बराबर Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर, देखो प्लस का हो गया। तो आप पहला वेक्टर अब इसको बांधोगे, इस पर दाहिना हाथ रखो, दूसरे की ओर घुमाओ। आ रहा है ना समझ में? हाँ, तो वेक्टर V अंदर की ओर है चुंबकीय क्षेत्र, और वेग इधर की ओर। तो अब पहला वेक्टर कौन हो गया? V। इस पर दाहिना हाथ रखिए, दूसरे की ओर घुमाइए, अंगूठा नीचे की ओर। या फिर यही आप याद कर रहे थे, पहले वेक्टर पर दाहिना हाथ रखिए, दूसरे वेक्टर की ओर घुमाए, अंगूठा ऊपर की ओर, उसका ठीक विपरीत डायरेक्शन ले लोगे। क्यों? क्योंकि क्या है? कोई डाउट तो नहीं है? आप डायरेक्शन समझ में आ रहा है ना? ओके बेटा, तो इस पर जो बल लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा। क्या होगा? ये Fm। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है कि धन आवेश पर बल नहीं लग रहा होगा, धन आवेश पर भी बल लग रहा होगा, लेकिन कोई फायदा नहीं है ना? वो स्थिर है, वो चल नहीं सकते। तो हमको मतलब किससे है? इलेक्ट्रॉन। अगर धन आवेश होगा यहाँ पर तो उस पर भी बल लग रहा होगा, उस पर ऊपर की ओर लगेगा, क्योंकि ये प्लस है ना, तब तो यही काम करेगा।
क्लियर? ये भी चलो हम लोग किस पर देखेंगे, इलेक्ट्रॉन पर। Fm, यहां तक की बात समझ में आई। अब चुंबकीय बल जब इस पर लग रहा है Fm, तो जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उनको नीचे की ओर खींचेगा। अगर हम इस चालक सिरे को नाम दे दें P और इसको दे दें Q, तो जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उनको ये जो चुंबकीय बल लग रहा है खींच खींच के कहां पर लाएगा, Q सिरे पर, Q सिरे पर लाएगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पर माइनस चार्ज ऐसे जनरेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही? अब अभी आपने देखा कि एक परमाणु से अगर एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है, बात समझ में आ रही, तो परमाणु कैसा हो जाएगा, धनावेशी, ऐसा हो जाएगा कि नहीं? तो जब Q P सिरे से जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनको लेकर आएगा यहाँ पर, तो P सिरे पर अपने आप प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा, और उतना ही, बात समझ में आ रही है, उतनी ही मात्रा में धन आवेश जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। देखो एक तरफ क्या है, पॉजिटिव, और दूसरी ओर नेगेटिव, उतनी ही मात्रा में, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र जनरेट। बात समझ में आ रही है? और हम मान सकते हैं कि E उत्पन्न हुआ, E की डायरेक्शन किधर की ओर होगी बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर की ओर होगी, धन आवेश से ऋण आवेश, क्योंकि आप सभी जानते हो ये चेक करने के लिए हम यहाँ टेस्ट चार्ज रखेंगे, और प्लस वाला प्लस वाले को प्रतिकर्षित करेगा, माइनस वाला आकर्षित, यानी इसका पथ ऐसे होगा, ऐसे ही तो ये जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर इसके भीतर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण रखा है तो उस पर एक बल और लगेगा, और वो होगा वैद्युत बल। कौन सा बल होगा बेटा? हाँ, हम सभी जानते हैं उसकी वैल्यू कितनी होती है, चूंकि E = F/Q, यही तो होता है। तो यहाँ से अगर हम F के लिए सॉल्व करें तो Q भाग में उधर जाएगा गुणे Q × E, इतना बल लगेगा। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप बताओगे सर -E, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने E माना है, इतना बल लगेगा, और इसको F ही लिख लेना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी इस पर जो बल लगेगा, और डायरेक्शन उसकी किधर की ओर होगी, ये इसको भी देखिए। क्यों क्यों? हाँ, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है बेटा? हाँ, यहाँ से भी देख सकते हो फार्मूले से, माइनस आवेश तो ठीक वैद्युत क्षेत्र के विपरीत डायरेक्शन, या फिर आप समझिए ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्लस वाला चार्ज इसको अपनी ओर खींचेगा, और माइनस वाला क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। बात समझ में आ रही? इसलिए इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगेगा इधर की ओर, और वो कौन सा बल होगा बेटा? वैद्युत बल। अब आप एक चीज समझिए, इस पर जो इतना बल लग रहा था मैग्नेटिक फोर्स, ये तो कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो बदलने से रहा। बात समझ में आ रही है? ये ही रहेगा, वेग उसका आपने कांस्टेंट b मान ही लिया है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र b है, यानी इस बल का मान नियत होगा, Fm बल का मान क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे इसका मान बढ़ता जाएगा। वैद्युत बल Fe का मान क्यों बढ़ता जाएगा बेटा, ध्यान देना, क्योंकि धीरे धीरे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन P से Q की ओर जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो जितना ही माइनस चार्ज Q की ओर जाएगा उतना ही प्लस चार्ज P की ओर जनरेट होगा। तो धन आवेश और ऋण आवेश बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं ना, बढ़ते जा रहे हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जा रही है, इसलिए बल का मान बढ़ता जाएगा। एक समय आएगा ना जब ये वाला बल इस वाले से कहेगा अब रुक जाओ, हम तुम्हारे बराबर हो गए। बराबर हो जाएगा कि नहीं जाएगा? ये तो बढ़ नहीं रहा है, लेकिन ये बढ़ रहा है, भले ही कमजोर है अभी, धीरे धीरे क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा, और जब बराबर हो जाएगा तब कहेगा अब तुम यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं ले जा सकते, इलेक्ट्रॉन P सिरे से Q सिरे की ओर जाना बंद कर दे। बताओ यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? तो उस अवस्था को बोलेंगे साम्यावस्था, और साम्यावस्था में Fe किसके बराबर होगा, F, और वहीं से हम लोग गतिज विद्युतवाहक बल निकालेंगे। अब मुझे इतना बताओ कि ये वाला फिगर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? सब कुछ वही है, एक चीज केवल इसमें एक्स्ट्रा है, हम लोगों ने चालक की लंबाई L मान ली, बाद में काम लगता है। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट? फिगर समझ में आ रहा है ना? सब कुछ वही है बेटा। चलो तो अब हम लोग कैलकुलेशन करना स्टार्ट, अभी जितनी व्याख्या समझो वही सब आपको इसमें लिखना है। चलो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, चालक के भीतर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल, ये निकाल लें। ठीक, तो लिखेंगे चालक में प्रत्येक, अब मैंने पूरा आपको समझा दिया है बेटा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन
प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल, बातचीत नहीं बेटा, चुंबकीय बल को किससे लिखोगे? F M। कौन है चुंबकीय बल को B से लिख रहा है? हाँ हाँ ठीक है, तुम तो दूसरी दुनिया में रहती हो, तुम्हारी बात दूसरी है। अच्छा बेटा, कोई आवेश अगर गतिशील है तो उस पर बल कितना लगना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र में? आवेशित कण गतिशील है तो उस पर बल कितना लगना चाहिए? F। ठीक है बेटा, आप बताओगे लॉरेंज बल ने बताया था हम लोगों को कितना बेटा? Fm बराबर कितना लगना चाहिए? Q VV sin। इतना ही तो बल लगना चाहिए। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन पर आप देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बेटा? माइनस। ठीक है, और उसका वेग कितना होगा? जितना चालक का वेग होगा। तो चालक का वेग कितना है? v, लिख देंगे। और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कितना है? v, लिख दिए। साइन थीटा लिखेंगे, थीटा का मान 90 डिग्री, यहां पर लिख दो, इंटू साइन 90 डिग्री। बताओ ये बात समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं है? साइन 90 का मान 1। 90 क्यों लिख दिया गया? वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच की कोण होता है, तो वेग की डायरेक्शन तो इधर की ओर है और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री। साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, यानी इस पर चुंबकीय बल कितना लगेगा? तो आप बताओगे, इसलिए एफ एम इज इक्वल माइनस ई वी और बी। बस इतना ही। तो इसकी डायरेक्शन समझ तो गए ना? किधर की ओर? क्यू की ओर। किधर की ओर बेटा? हाँ, डायरेक्शन निकालना समझ में आ रहा है ना? वेक्टर बी पर दाहिना हाथ रखेंगे और चुंबकीय क्षेत्र यानी कि इस वाले वेक्टर बी की ओर दाहिने हाथ को घुमाएंगे। अंगूठा ऊपर की ओर होगा, लेकिन हम लोग बल नीचे की ओर, क्योंकि आवेश कैसा है? ऋण आवेश। ठीक है, तो बल की दिशा क्या होगी? आप बताओगे क्यू सिरे की ओर। किसकी ओर बेटा? सिरे की ओर। इतनी बात क्लियर है एकदम? कोई डाउट तो नहीं है? ओके, अब यहाँ पर वही जो एक्सप्लेनेशन आपने किया था कुछ लिख दो, लिखते चलेंगे हम लोग। क्या कि एफएम के कारण, किसके कारण बेटा? एफएम जो बल लग रहा है ना, एफएम के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के पी सिरे से, कहां से बेटा? पी सिरे से क्यू सिरे की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? एफएम के कारण पी सिरे से क्यू सिरे की ओर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो आगे बढ़ने लगेंगे। बात समझ में आ रही है? जिसके कारण कौन है इतना धीरे धीरे किया जा रहा है? बताइए, समझो यहाँ पर। जिसके कारण क्षण के जिसके कारण चालक के पी व क्यू सिरे पर क्रमशः, लैंग्वेज तो समझ में आ रही ना? क्रमशः पी सिरे पर कौन से आवेश? धनावेश, धनावेश व ऋणावेश। हाँ बेटा, ऋणावेश किस पर? क्यू पर, और पी पर धनावेश। धनावेश व ऋणावेश उत्पन्न हो जाते हैं।
जाते। बताओ यहाँ तक की बात क्लियर है? कोई नई चीज अभी नहीं है। आप बताओगे फलस्वरूप, यानी कि रिजल्ट क्या होगा आपका, तो बताओगे फलस्वरूप चालक के भीतर P से Q की ओर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यहां तक की बात क्लियर हो गई। और अगर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो इलेक्ट्रॉन पर एक और बल लगेगा। तो आप बताओगे अतः, इसको हटा दे बेटा, समझ गए ना? इसलिए इलेक्ट्रॉन पर, किस पर बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉन पर, ऐसा लिखो बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन पर लगेगा ना, तो डायरेक्ट लिख लो, इसलिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर, इसलिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर क्या कर रहे हो आप लोग? इसलिए प्रत्येक, हाँ हाँ ठीक है, इधर देखो, इसलिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत वैद्युत बल, वैद्युत बल, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर एक बल काम करेगा बेटा, कौन सा? वैद्युत बल। और उसको किससे लिखोगे? F। ठीक है भाई। F ही बराबर होगा कितना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आप यहां पर बताओगे, चूंकि E इज इक्वल टू होता है बेटा F बाई Q। कहां से? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, अगर हम यहाँ से बल के लिए सॉल्व करें क्वेश्चन को, तो F बराबर क्या होगा? Q भाग में उधर जाएगा, Q इंटू, यही होगा। अब Q क्या है? आवेश। कौन सा कण है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा? तो आप बताओगे माइनस E। यहाँ पर E का मतलब बेटा सफिक्स के रूप में लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नहीं इसको काट दो, है ना? वो केवल बता रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युत बल है, और यहाँ पर E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, माइनस E, और इनटू वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न हुआ, सपोज करना E कितना मान लिया आप? कोई डाउट? इसकी डायरेक्शन बताओ आप। क्यों? अभी तो बताया गया था ना। कहाँ रहते हो भाई, आप बताओ। काहे? बोलो। हाँ, वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई ऋण आवेश है तो उस पर लगने वाला जो बल होता है क्षेत्र की विपरीत दिशा में, और अगर धन आवेश है तो क्षेत्र की दिशा में। और आप समझ भी सकते हो, ये प्लस होगा और ये क्षेत्र की डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होती है। बात समझ में आ रही है? अगर इसमें कोई धन आवेश रखा जाएगा तो प्लस वाला क्या करेगा? प्रतिकर्षित, और माइनस वाला आकर्षित, यानी उधर की ओर बल होगा। बात समझ में आ रही है? अगर कोई यही ऋण आवेश होता बेटा तो माइनस वाला प्रतिकर्षित करता और धन क्या करता? आकर्षित, यानी इस पर बल। अब देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में किस पर बल लग रहा है? धन आवेश। और वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में किस पर बल लग रहा है? चलो भाई, तो इसकी दिशा क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। और फिगर पहले से बना है बेटा, देखो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, यानी कि P की ओर। किसकी ओर है बेटा? P की ओर। तो आप यहां पर लिखोगे हाँ भाई, यहां पर बताना P सिरे की ओर।
किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं ना? अब कॉन्सेप्ट समझना। साम्य अवस्था में साम्य अवस्था का मतलब आप बता सकते हो, अर्थात जब इलेक्ट्रॉन क्यू सिरे की ओर जा रहा था ना, इधर की ओर जा रहा था, क्यू सिरे की ओर, तो लिखना जब इलेक्ट्रॉन क्यू सिरे की ओर जाना बंद कर दे, बताओ बेटा आपको समझ में आ रहा है? ध्यान से समझिएगा। साम्य अवस्था मतलब संतुलन की अवस्था हो जाएगी। संतुलन की अवस्था का मतलब समझना, यहाँ पर लगने वाला जो चुंबकीय बल होगा वैद्युत बल के बराबर, यानी चुंबकीय बल का मान तो फिक्स रहेगा, वैद्युत बल क्या होगा, चुंबकीय बल के बराबर। तो फिर इलेक्ट्रॉन ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, ये हो जाएगी संतुलन की स्थिति। बात समझ में आ रही है? तो अब इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फोर्स की सिरे की ओर नहीं ले जा पाएगा। इतनी बात तो समझ में आ रही है, और ये मैंने पहले समझा दिया है कैसे, क्योंकि आप देख पा रहे हो मैग्नेटिक फोर्स तो कांस्टेंट है, क्लियर है, ई वी वी सब क्या है, नियत है। लेकिन आप वैद्युत बल को देखो तो ई तो कांस्टेंट है लेकिन ई कांस्टेंट नहीं है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धीरे धीरे बढ़ रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप बताओगे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसको एफएम क्या कर रहा है, पी सिरे से खींचकर क्यू सिरे की ओर ले जा रहा है। तो जितने यहाँ पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा उतना ही वहां पर धन आवेश, और तो धन आवेश और ऋण आवेश अगर बढ़ रहे हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी तो बल का मान बढ़ेगा, और एक समय आएगा जब इसके बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन फिर क्यू सिरे की ओर नहीं जाएगा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे साम्यावस्था। तो साम्यावस्था है तो इसका मतलब सीधा सा अर्थ ये है कि इसलिए साम्यावस्था में जो वैद्युत बल होगा बेटा एफ ई, वो किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा। सबकी वैल्यू पुट करो यहाँ पर, तो एफ ई की वैल्यू कितनी थी, माइनस ई इंटू ई, एफ एम की वैल्यू माइनस ई वी वी, इतना ही तो था बस। तो माइनस से माइनस गया, ई से ई गया। बट चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, अरे भाई हम ही को पढ़ाने दो। हाँ, चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ई, इतना ही तो उत्पन्न हुआ, ई आपने माना है ना, और ई बराबर इज इक्वल टू होता किसके है, वी बाई एल। कहां से लिखा मैंने, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध से, है ना, ई इज इक्वल टू वी बाई एल। आप लोग पहले पढ़ चुके हो। यहां से हाँ ई की जगह पर इतना वैल्यू पुट कर दूंगा। एक चीज बता देना, एल क्या है, जहां बी और एल बता दो क्या है। ई तो सब लोग जानते हो, चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र होगा। बी क्या है और एल क्या है? तो बी क्या है बताओगे, चालक सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। चालक सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाएगा बेटा, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पर प्लस प्लस चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस, तो इनके सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, विभवांतर। किसके कारण उत्पन्न हुआ है, चालक गति कर रहा था इसलिए, अगर नहीं गति करता तो नहीं उत्पन्न होता। बात समझ में आ रही है? ओके। और यल क्या है बेटा, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। हाँ भाई, तो विभव में परिवर्तन के साथ, बात समझ में, दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे भैया, तो ई की जगह क्या लिखेंगे बेटा, बी बाई एल, और बराबर क्या है, बी वी, यही तो है। ओके, यल इधर भाग में उधर जाएगा गुणे, तो v इज इक्वल टू, यहाँ एक कैपिटल V है बेटा विभवांतर, और बेग क्या है, स्मॉल v, तो v v और l, यही तो आया।
बात समझ में आ रही है। और यही भी क्या है, चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर किसके कारण उत्पन्न हुआ है, गति के कारण, इसीलिए इसको बेटा गतिक विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो यहां पर बोलेंगे इसलिए चालक सिरों पर अतः चालक सिरों पर उत्पन्न या फिर प्रेरित, दोनों लिख सकते हो, प्रेरित गतिक विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, और उसको किससे लिखेंगे बेटा, ई से। ई इज इक्वल टू किसके होगा, बी के। बात समझ में आ रही है, किसके बराबर होगा, बी के। और वी क्या है, वी यहां तक की बात समझ में आ रही है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी, नहीं है ना, हाँ होना भी नहीं चाहिए। यहां पर ध्यान देना, एक यदि वेग वेक्टर v व बाह्य चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर v के बीच का कोण, हाँ वही है जो आप बोल रहे हो, थीटा है, तब E बराबर फार्मूला ही होगा बेटा, वी एल साइन थीटा। क्या हो जाएगा, वी एल साइन थीटा, ये लगाना बेटा। हाँ ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं बेटा क्योंकि अगर कोण थीटा होता, वेग और चुंबकीय क्षेत्र की जो सदिश है उसके बीच का कोण कितना होता बेटा, थीटा होता, तो यहां पर हम लोग 90 डिग्री नहीं रखते, थीटा रखते, फिर वही मिल जाता। बात समझ में आ रही ना, ये चीज, तो इसलिए मैंने ऐसे लिखवा दिया है। हाँ इस पर याद रखना, इस पर न्यूमेरिकल है आपके एनसीईआरटी में और क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्या बेटा, विद्युत वाहक बल को, प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम लोग ई से ही तो लिखते हैं, इस वाली से, इसीलिए मैंने लिख दिया। चाहे आप चालक सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल विभवांतर बोलो, चाहे उसी को गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल। बात समझ आ रही, तो ई बराबर बी हो गया और बी की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी। कोई डाउट नहीं, ठीक है, तो इतना हो गया। अब ये तो वही चीज प्रूफ करवाए थे, अब एक कॉन्सेप्ट और देख लो, उस पर भी न्यूमेरिकल आता है। मान लीजिए अभी तक आपने क्या किया, अभी आप एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चालक तार को या फिर कोई क्षण है उसको गति करें। बात समझ में आ रही है, सीधा ऐसे गति करा रहे हो, देखिए वेग भी से। अब मान लो कोई क्षण यही आपके पास है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे घुमा रहे हो, क्या कर रहे हो, इस पर भी न्यूमेरिकल आता है, तो वहां पर कोणीय वेग आता है ओमेगा, और फिर आप लगा नहीं पाओगे। बात समझ में आ रही है, क्योंकि फर्स्ट ईयर आप लोगों का बहुत मजबूत है, ठीक है तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान देना कि अगर ऐसा हुआ तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसको आप कॉन्सेप्ट आप थ्योरी में करके लिख लो, आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बस न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, ठीक है। हाँ इसमें आप लिखना एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, बाह्य छोटा सा डेरिवेशन है बेटा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चालक क्षण को घुमाने पर उसके सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। बात समझ में आ रही बेटा, चलो ध्यान देना, सपोज करिए जैसे आप पिछला फिगर बना वैसे बना लीजिए यहाँ पर।
बातचीत नहीं बेटा, ठीक है। ये एक समान क्या है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। इसकी वैल्यू आप बता दीजिए। सपोज करना इसकी जो वैल्यू है वेक्टर बी, और डायरेक्शन आपको पता है, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। बात समझ में आ रही है? ओके। अब इसमें कोई एक चालक क्षण ले लीजिए। ध्यान रखना बार बार मैं चालक बोल रहा हूँ। अगर कोई अचालक क्षण है और उसको आप घुमा रहे हो या दौड़ा रहे हो तो उसमें विद्युतवाहक बल उत्पन्न, क्लियर? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं, बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इतना तो आप लोग होशियार हो। चलो बेटा, बातचीत नहीं करना। ये कोई चालक क्षण है, हाँ, इसको मैं डॉटेड कर दे रहा हूं, क्योंकि जो चालक क्षण है बेटा वो दोनों जगह पर तो होगा नहीं। ये हाँ बेटा, सपोज करना ये चालक आपका O है और इसका सिरा क्या है, ये P। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और ये सिरा अब यहाँ पर पहुँच गया। सपोज करना Q मान लो, कुछ भी मान लो, जैसे P डैश मान लिया। बात समझ में आ रही? ये इसकी प्रारंभिक स्थिति थी और ये अंतिम स्थिति। आप घुमा रहे थे यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक घुमाए, ऐसे कुछ पथ होगा इसका। बात समझ में आ रही है? और यहाँ से यहाँ तक घुमाने में आपको सपोज करिएगा डेल्टा टी समय लगा। कितना समय? या फिर डी टी मान लो। ऐसे लिख दे रहे हैं यहाँ पर लिख दे रहे हैं टी बराबर 0 समय। बात समझ में आ रही? यहाँ पर लिख दे रहे हैं बेटा टी बराबर डी टी। यही तो T1 कितना था 0 और T2 कितना था dt, तो घटाओगे तो dt ही तो मिलेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो dt समय में P से कहाँ पर पहुँच गया, P डैश पर पहुँच गया। और सपोज करना यहाँ पर जो कोण बना रहा है बेटा, अब बहुत कम समय में P से P डैश पर पहुँचा है, तो बहुत कम कोण बनाएगा। आप सपोज कर लेना d थीटा, कितना मान लेंगे? अच्छा, चालक की लंबाई इसका काम लगेगा, मान लेना यल है। कितना है बेटा? ठीक है, तो अब dt समय में कितना क्षेत्रफल, कुछ भी लिख दो, लिख देना लैंग्वेज में, dt समय में dt समय में क्षण द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल। क्या लिखते हैं बेटा? क्षेत्रफल। और कोई अच्छा लैंग्वेज मिलेगा तो बताना, बोलो। और कुछ लिख सकते हैं इसको बेटा? क्षण द्वारा पार किया गया क्षेत्रफल, ये भी लिख सकते हो, है ना, जो मन। चलो, कितना क्षेत्रफल, अब आप समझना, बहुत कम समय अंतराल, बहुत कम क्षेत्रफल पार किया जाएगा। ये बड़ा आपको दिखा दिया गया, असल में डी थीटा कोण क्या है, बहुत छोटा। क्लियर है ना? तो जो क्षेत्रफल होगा बेटा वो डी ए, कितना होगा? और डी ए जो क्षेत्रफल होगा, असल में इसको आप एक त्रिभुज मान सकते हो। क्या मान सकते हो बेटा? त्रिभुज मान सकते हो। बस ये वक्रीय त्रिभुज है, क्योंकि डी थीटा कोण जब बहुत छोटा होगा तो ये जो वक्र है बेटा वो एकदम सरल रेखा की तरह बिहेव करेगा, है ना। तो इसको हम लोग त्रिभुज मान लेंगे। डी ए जो होगा वो एरिया
एरिया ओ ट्रायंगल ओ पी और पी डैश। हाँ, क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही तो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 आधार कितना है? यल। और ऊंचाई क्या है बेटा? पी डैश। तो यहाँ पर इसको हम लोग निकाल सकते हैं किससे? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से। कोण कितना है? डी थीटा बराबर चाप कितना है? पी बटे त्रिज्या कितनी है? यल। तो यहाँ से पी डैश निकालेंगे तो यल क्या है? भाग में इधर जाएगा गुण इंटू एल इंटू डी थीटा, यही तो होगा बेटा। ठीक से लिखेंगे तो 1/2 एल स्क्वायर इंटू डी थीटा, वो किसके बराबर है? डी। कोई डाउट? ओके। हम निकालने वाले क्या है? विद्युत वाहक बल। फैराडे ने हमको बताया कैसे निकालना है, सबको बताया भाई। ए इज इक्वल टू क्या? डी फाइव वी अपॉन डी टी, यानी फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होगा। लिख दो इसलिए ना चालक छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा बेटा? ई। कितना होगा? ई बराबर किसके होगा? डी फाइव वी अपॉन, यही तो होता है। ओके, यहां पर इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 5v की जगह पर बी ए कॉस थीटा, यही तो लिखते हैं, बी ए फ्लक्स। हाँ, तो डी 5v की जगह पर बी इंटू ए कॉस थीटा यहाँ लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोण का मान देखना बेटा। क्षेत्रफल ऐसे ही तो, क्षेत्रफल जो भी पार किया जाएगा क्षेत्रफल ऐसे ही तो ये रहेगा। तल के लंबोत अंदर की ओर क्षेत्रफल सदिश भी होगा। बात समझ में आ रही? तल के लंबोत अंदर की ओर क्षेत्रफल सदिश भी होगा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी अंदर की ओर ही है, तो उन दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री। क्या होगा बेटा? चलो लिख दे रहे हैं अभी, cos 0 डिग्री। बात समझ में आ रही है? अपॉन dt, यही तो आएगा। ओके, चलो भाई एक स्टेप और देखते हैं। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं b आप बाहर कर लो क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो तो बदलने वाला नहीं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र b बाहर कर लिए इंटू डी ए और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 का गुणा कराने का कोई मतलब नहीं, तो डी ए क्या होगा बेटा? डी ए अपॉन डी, यही तो बचा। ठीक है भाई, तो डी ए अपॉन डी टी। अगला स्टेप समझना बेटा, ये किसके बराबर था? ई के बराबर, और यही आपको चाहिए भी। तो ई बराबर बी इंटू डी ए की वैल्यू आपने निकाला है हाफ एल स्क्वायर डी थीटा, वैल्यू पुट कर दें इधर भी देखो। तो बी इंटू डी ए की जगह पर क्या लिखेंगे बेटा? हाफ एल स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। सबको बाहर करो, डी थीटा अपॉन डी टी को इकट्ठा कर लो। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो या फिर आप इसको लिख सकते हो ऐसे, बी 1/2 आगे लिख लें, 1/2 और बी। बात समझ में आ रही है? और डी थीटा अपॉन डी टी को भी लिख लो, डी थीटा अपॉन डी और एल स्क्वायर। बताओ बेटा, सबको सेट कर लिया गया। 1/2 को आगे लिख लिए, बी को लिख लिए, डी थीटा बटे डी टी को लिख लिए और एल स्क्वायर को। बात समझ में आ रही है? ये एक राशि है, देखो। अरे आपकी क्लास में जो पढ़ती है वो नहीं है ना। चलो, डी थीटा बाई डी टी किसके बराबर होगा? कुछ याद आ रहा है? इसीलिए कहते हैं फर्स्ट ईयर बहुत बढ़िया से पढ़े हो। कोई बात नहीं, आप मुझे बताओ बेटा, ये रेखीय विस्थापन है, क्या है? और रेखीय विस्थापन में परिवर्तन की दर ds बाई डी टी किसके बराबर होगा बेटा? विस्थापन बड़े समांतराल किसके बराबर होता था? वेग। ये तो रेखीय विस्थापन है ही है। तो रेखीय, तुम लोग पगलवाओगे मुझे क्या? रेखीय विस्थापन में परिवर्तन की दर लिखा है ना। ये तात्क्षणिक वेग है, कौन सा? रेखीय वेग। और वहां पर डी थीटा क्या है? कोणीय विस्थापन। क्या है बेटा?
तो कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल, कोणीय वेग जिसको आप ओमेगा से लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, डी थीटा बाई डी टी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर, और ये क्या है ई। मुझे लगता है अब आपको एग्जामिनर परेशान नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रही है? और बताओगे कि जहां, हाँ लिख दूं क्योंकि यही परेशान करेगा आप। डी थीटा बाई डी टी किसके बराबर बेटा, ओमेगा। क्या है ये, कोणीय वेग, कोणीय वेग। अच्छा अगर नाम बदल दे तो परेशान मत होना, आपसे पूछा जा सकता है कोणीय आवृत्ति। बात समझ में आ रही है? तो कोणीय वेग एक सदिश राशि है, बात समझ में आ रही है? उसी के परिमाण को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, कोणीय आवृत्ति। असल में कोणीय आवृत्ति ही है डी थीटा बाई डी टी। क्लियर? हाँ बेटा। तो अब बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट हो? नहीं, इस टाइप का न्यूमेरिकल मिलेगा तो ऐसे लगाना है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये डायरेक्ट फार्मूला याद रखो। क्लियर?